वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट आप सभी लोग के लिए कक्षा 10 गणित का अनसॉल्व का तीसरा सेट लेकर आ चुके हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने सेट 1 सेट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस सेट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो अनसॉल्व का सभी सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग को अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन को तैयार करना है स्टूडेंट। ये मैं 100% दावा के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर आपको 70 नंबर का पेपर होता है। अगर आप सातों सेट अनसॉल्व का हल कर लेते हो तो ये मान के चलो आपका स्टूडेंट 50 से 60 नंबर अनसॉल्व से 100% आपको मिल जाएगा। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए सेट तीसरा है और इसका कोड 822 DX है, ठीक है। तो मिला लीजिएगा, आपका चाहे जो प्रकाशन होगा अनसॉल्व का, अगर ये कोड यही है तो सेम प्रश्न आपके वही मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके सेट में होना चाहिए। तो पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो है लिखित वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए विकल्प वाले प्रश्न को मैं थोड़ा सा कम समय में हल कराना चाहूँगा, तो इसलिए इसको ऑलरेडी लिख रखा हूँ, ठीक है। आपको आंसर बताते जाऊँगा और आप वहाँ से उसको समझ लीजिएगा। बाकी के जो प्रश्न हैं उनको मैं आपको सारी चीज़ों को हल करके बताऊँगा एक स्टेप बाय स्टेप। तो पहला क्वेश्चन है आपका, परिमेय संख्या 17/2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होता है। यानी इसमें कह रहा है कि इसका जो है दशमलव प्रसार कितने अंक बाद समाप्त होता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर हल करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर 17/2 इंटू 5 को मैं लिख सकता हूँ 17/2 दूना 4 गुणे 5, तो ये 20 हो जाएगा, यानी 17/20। अब अगर मैं इसमें भाग करता हूँ तो हमारा 0.5 आता है, तो ये 0.2 अंक बाद समाप्त होता है। कितने अंक बाद? 2 अंक बाद समाप्त होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है कि बिंदु -3,5 का वाई अक्ष से दूरी कितना होगा। तो वाई अक्ष से दूरी बात क्या है, अगर हम इसको ग्राफ में दर्शाना चाहूँ तो देखिए ग्राफ में इस तरह से मैं इसको दर्शा सकता हूँ। अब देखिए जब वाई अक्ष से दूरी बोला जाएगा तो वो एक्स अक्ष पर लिया जाता है, और जब एक्स अक्ष का बोला जाता है तो वो वाई अक्ष पर लिया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये -3 होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा, यानी इनकी घातों का योगफल बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 144 का गुणनखंड इस तरह से कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम ये 2 4 बार आया है तो मैं इसको 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ, और 3 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। उसके बाद घातों का योग, तो 2 का घात 4 है और 3 का घात 2 है, तो 4 + 2 बराबर 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा में इसमें कह रहा है मतलब 132 और 288 का लासा दिया है, इसका लासा दिया है 3168 और इसका कह रहा है इसका मासा ज्ञात करो। तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए स्टूडेंट क्या फार्मूला होता है, तो यदि आपको फार्मूला पता है तो यह प्रश्न आसानी से हल कर ले जाएंगे आप लोग। देखिए इसके लिए नियम होता है कि लासा दिया है, मासा हमको ज्ञात करना है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो यहाँ पर पहली संख्या 132 है और दूसरी संख्या 288 है, इसमें मैंने रख दिया। उसके बाद लासा हमारा दिया है 3168 गुणे मासा दिया है, मासा आपको ज्ञात करना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3168 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ठीक है, और मतलब ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो इधर बटे में हो गया, इधर मासा केवल बचा। अब उसके बाद हम इसको काट देते हैं स्टूडेंट, मतलब 132 से 3168 को काटेंगे तो 24 आएगा, फिर 24 मतलब हम 288/24 करेंगे, फिर भाग करेंगे तो 12 हमारा आएगा। अब हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है 12, तो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो है 12 ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या गया है आप लोगों से, इसमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो किस तरह से इसका मान निकाला जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर विविधकर का सूत्र लगाना है, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करना है।
तो यहाँ पर ये बराबर 3 मिलेगा, बी बराबर माइनस का 12 मिलेगा और सी बराबर यम मिलेगा। ठीक है, अब विविध कर मूल बराबर है तो डी बराबर 0 होता है और डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रख दिया और बराबर 0 लिखा, फिर बी का मान -12 और -4 गुणे ए का मान 3 गुणे सी का मान यम है, फिर 12 बराबर यम 144 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 दिया है 12 इंटू यम है तो यम लिखा जाएगा। उसके बाद फिर 12 यम इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया। उसके बाद स्टूडेंट फिर ये मतलब इधर प्लस में हो गया, फिर 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये इधर गुणे में है यम के, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर यम बराबर 144/12 और इसको काट देंगे तो यम बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे कौन सा ऑप्शन 12 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, इसमें कह रहा है 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग है, इसके मूलों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये समीकरण लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग, हमने यहाँ पर समीकरण लिखा और इस समीकरण की तुलना इस व्यापक समीकरण से तुलना किया तो x² + bx + c बराबर 0 से, तो ये बराबर 5 और उसके बाद b बराबर -3 c बराबर 2 है। ठीक है, अब मूलों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूला होता है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ये, तो b का मान आपका देखिए कितना -3, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये a का मान कितना है, a का मान 5 है तो यहाँ पर मैंने 5 रख दिया तो ये 3/5 आ जाएगा। तो फिर अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ये, इसका ऑप्शन जो है हमारा कौन सा आया 3/5, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 3/5। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ये सही है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इसमें कह रहा है युगपत समीकरण x + 2y बराबर 70 और 2x + λy बराबर 35 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है यदि लेमडा का मान होगा, यानी लेमडा के मान कौन से लेमडा का मान होने पर इसका कोई हल नहीं है, तो यही चीज़ आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर दोनों समीकरण को लिख लो और उसके बाद हम लोग लेमडा का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों समीकरण को लिख लिया और उसके बाद फिर इसको पक्षांतर करके इधर लिखा, तो इधर आया माइनस में हो गया बराबर 0, फिर इसको इधर लाया गया, ये भी माइनस में हो गया बराबर 0। अब इसको हम समीकरण A1 इससे तुलना करते हैं और इस समीकरण की तुलना इससे करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, इस समीकरण से A1 B1 C1 का मान हमको 1 2 और -70 मिलता है यहाँ से देखने के बाद, और यहाँ का A2 B2 C2 का मान हमें इस समीकरण से जो देखने के बाद हमको 2 लैम्डा और -35 मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देते हैं कोई हल नहीं। तो जब कोई हल नहीं होता है तो इसका सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं बराबर है C1/C2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस मान को रख लेते हैं, A1/A2 का मान हमारा जो है A1 का मान 1 और A2 का मान हमारा 2 है, तो 1/2 बराबर B1/B2 यानी 2 और लेमडा है। तो यहाँ पर हमने ये बराबर नहीं है तो इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर इस दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर लेमडा लेमडा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लेमडा का मान जो आया वो 4 आया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मतलब कोई दो बिंदु है और इनको कोई एक रेखाखंड जोड़ रहा है और इसका मध्य बिंदु जो है P जो है ये भाई 8,4 है, तो ये का मान ज्ञात करो आप लोग। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर हमने रेखाखंड ए भी दर्शा लिया है और उसके बाद ये बिंदु ए का निर्देशांक -4,2 और इसका 5,6, तो इसको x1 मान लिया, y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया और इसका मध्य बिंदु a/2,4 है तो इसको x, y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ये x, y बराबर होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मान रख दिया। ठीक है, तो x, y की जगह पे ये बटे 8,4 है, इसको लिख दिया हमने और उसके बाद बराबर x1 + x2, तो x1 का मान -4 और x2 का मान 5, तो -4 + 5, उसके बाद y1 का मान जो है 2 और y2 का मान जो है 6। अब देखिए उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसकी तुलना x वाले की तुलना x वाले के बराबर करके हल कर सकते हैं, y वाले की तुलना y के बराबर करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस x वाले की x वाले से बराबर करके हल कर देना है। ठीक है, तो a/8 बराबर
-4 + 5/2। अब -4 + 5 में से निकल जाएगा तो यहाँ पर 1/2 बचेगा। उसके बाद क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2a बराबर 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो ये बराबर 8/2। ये का मान हमारा 4 निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो है कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का जो है ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही होगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू अनुपात बीसी बराबर 1:3 है तो एपी तथा बीपी का अनुपात होगा, यानी एपी तथा बीपी का मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग स्टूडेंट। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने का तरीका यही है। पहले यहाँ पर आप जो है थेल्स प्रमेय के अनुसार जो है आप लोग इसको हल करेंगे। तो आपको थेल्स का प्रमेय पता है ना कि अगर त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, AP बटे AB। अब AP कहाँ पर है, AP हमारा यहाँ पर है, तो AP बटे AB ये पूरा जो है इसका अनुपात आपस में जो है बराबर होगा किसके, PQ बटे BC के, यानी समांतर भुजा PQ बटे BC के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक ही त्रिभुज की भुजाएं हैं ये। और उसके बाद इनका मान जो है आपका दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में PQ और BC, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मान कितना कितना दिया गया है, 1:3। PQ और BC का अनुपात जो है 1:3 दिया गया है। तो अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब चित्र के आधार अगर मैं निकालूँ तो AB हमारा ये पूरा AB है, तो AB को मैं लिख सकता हूँ AP + BP लिख सकता हूँ। ठीक है, चाहे BP चाहे PB एक ही बात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसके जगह पर मैंने इसको लिखा तो AP + BB बराबर 1/3 है, तो 1/3 मैंने लिख लिया। उसके बाद फिर क्या किया, यहाँ पर स्टूडेंट अब देखिए AP जो है, यहाँ पर आप लोग AP पर ध्यान देंगे, चित्र में AP है कहाँ, यहाँ पर है। तो AP में अगर मैं जो है 3 का मल्टीपल कर दूँ तो ये हमारा AP + PB के बराबर होगा, AP + PB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करूँगा, 3 का मल्टीपल यहाँ पर तिरछा गुणा करके जब 3 का मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पर ये तिरछा गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये मत समझे कि यहाँ पर मैं अपने मन से इसको बना रहा हूँ। इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें, तो 3AP, 3 का गुणा कर दिया तो 3AP हो गया, बराबर AP + BP हो गया। अब उसके बाद फिर इसको इस तरफ लाऊंगा तो इधर माइनस में हो गया, तो 3AP - AP घटाएंगे तो 2AP बराबर PB हो जाएगा। यहाँ पर बचा आपका स्टूडेंट 2AP, तो इसको AP इधर गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो PB बटे AP हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकते हैं, फिर इसको पलट दिया मैंने, तो जब इसको पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा और फिर ये हमारा AP बटे PB हो जाएगा। ठीक है, जब इसको पलटा तो ये भी पलट जाएगा, दोनों पक्ष पलट जाएगा। अब यहाँ पर अगर अनुपात देखा जाए तो AP अनुपात PB बराबर 1:2 होगा, तो 1:2 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है स्टूडेंट यहाँ पर इसका 1:2, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि यदि त्रिभुज, खैर ये बात ध्यान रखना कि जिन प्रश्नों पे स्टार लगा है ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपका भले क्वेश्चन है पूरा सीरियल से हल रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिए और उसमें AB का मान दिया गया, AC का मान दिया, BC का मान दिया, तो कोड B का मान याद करना है। तो अगर हमारा जो है एक प्रमेय लागू होता है कि अगर मतलब कोई भी समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें शेष 2 भुजाओं का वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही नियम अगर फॉलो होता है तो हम कह सकते हो 90 अंश कोण होगा हमारा। तो यहाँ पर हमने मान लिख लिया। अब AB का मान 6√3 है और BC का मान 6 है और AC का मान 12 है। ठीक है, अब इसमें हमने त्रिभुज ABC में लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपका 12 दिया गया है, लंब का मान आपका जो है 6 दिया गया है, आधार का मान आपका 6√3 है। यहाँ पर मैंने इसका वर्ग कर दिया तो स्टूडेंट हो जाएगा 12 × 144 6 × 36 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 × 36 गुणे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। उसके बाद 144 बराबर यहाँ पर 36 प्लस 108, 36 तिहाई गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। फिर 108 और 36 को जोड़ेंगे यहाँ पर आपका 144 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू हमारा बराबर है स्टूडेंट, दोनों वैल्यू बराबर है। तो जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो यहाँ पर जो है इसका मतलब वो कोण समकोण होता है। तो कोण बी यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब कोण बी समकोण होगा, यानी कोण बी का मान 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में हमारा जो है दिया गया है 90 अंश, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे आप लोग। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। ठीक है, तो एक का क्षेत्रफल 16 है और दूसरे का क्षेत्रफल आपका 25 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर संगत भुजा अगर AB लेंगे तो ये इसका संगत भुजा PQ हो जाएगा। तो यहाँ पर भुजा क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है और संगत भुजाओं का वर्ग यानी इसका संगत भुजा ये AB का संगत भुजा PQ हो जाएगा। तो AB/PQ बराबर इसका होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा। तो AP/PQ बराबर 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अनुपात की दृष्टि से अगर देखा जाए तो AP/PQ बराबर यहाँ पर 4:5 निकल के आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न में अपने। तो क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट 11 का जो हल है वो 16:25 था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है 4:5 हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाएगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि यहाँ पर एक जो है चित्र बना हुआ है और जिसमें कह रहा है भुजाओं के मान दी गए हैं। तो इसमें आपको कहा है कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा, यानी कि कोण BAD यानी इतना कोण ज्ञात करना है और उसके बाद कोण CAD, तो CAD मतलब CAD यानी इतना कोण आपको ज्ञात करना है, इनका अनुपात बताना है। तो सबसे पहले इसको आपको समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ पर समरूप सिद्ध करने के लिए मैंने यहाँ पर भुजाओं का अनुपात देखा AB/AC। तो AB आपका ये है और AC आपका ये है। तो AB/AC और यहाँ पर AB का मान 3, AC का मान 6 दिया है। तो ये 1/2 AB/AC का मान 1/2 आएगा। फिर उसके बाद AB/AC निकाला तो 1/2 आ गया। अब उसके बाद BD/BC निकालेंगे। तो BD कहाँ पर है, तो BD आपका ये पूरा है, ये है 2 और CD या DC का मान 4 है, तो इसके बराबर 2/4 लिखा। तो यहाँ पर देखिए इनका भी अनुपात बराबर हुआ और इनका भी अनुपात बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज समरूप है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो कोण का अनुपात 1:1 होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे आप लोग स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है। इसमें एक को आप चाहे जिसको चेंज कर लो, चाहे साइन को चाहे कास को चेंज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, किसी एक को चेंज कर लेता हूँ, ऊपर वाले को चेंज कर लेता हूँ। तो साइन 90 - 61 यानी 90 में से 61 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है कितना आ जाएगा, हमारा 31 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 90 - थीटा के रूप में ये फार्मूला बन चुका है। तो साइन 90 - थीटा का फार्मूला होता है, साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम ये हमारा कास 61 अंश में बदल जाएगा और बटे कास 61 अंश तो कट गया तो ये एक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो एक हमारा सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो अब अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है अब 14 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि चित्र में, यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे, बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगा, यानी अवनमन कोण का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जब भी अवनमन कोण की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये तो ऊपर बनता है, तो यहाँ पर आप ऊपर से एक लाइन ऐसे खींच दिया करें। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये है कि संगत कोण का नियम लागू करना है यहाँ पर। तो संगत कोण का नियम अगर लागू करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका 45 और 30 अंश दिया गया है। तो आंसर पे पहले आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 30 ये वाला ऑप्शन इसका सही है, 30 और 45। ठीक है, तो 30 और 45 पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर पहले आपको इसको समझना है।
देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है इस पर नहीं, ये बी वाला सही है इसका। तो देखिए इसमें समझना आपको, हमने कहा क्या कहा आपको कि सबसे पहले यहाँ पर आपको चित्र पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर ये पूरा कोण 90 अंश का बनता है, ठीक है, तो पूरा 90 अंश का बनता है, तो यहाँ पर ये इसको डिवाइड कर रहा है एक प्रकार से, ठीक है। तो अगर पूरा 90 है हमारा तो इतना शेष 45 अंश हो जाएगा, तो ये हमारा 45 अंश हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। और उसके बाद बाकी शेष की बात करें तो यहाँ पर जब 45 होगा तो यहाँ पर ये देखिए ये 45 है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का नियम जब लागू करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा आपका ये 45 है, ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 और कितना 90, तो इसके आधार पे आप देखिए, तो जैसे ये 90 है तो 45 हो गया, वैसे इसी प्रकार ये 90 है तो यहाँ पर देखिए 60 30 90, तो यहाँ पर ये 30 हो जाएगा। तो जब ये 30 हो जाएगा तो ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा इतना वाला, ठीक है। इस प्रकार से ये भी 30 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 और 30 अंश वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका बी वाला जो ऑप्शन है 45 30, यही इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है कि जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको हल करना है। इसमें कह रहा है एक ठोस धातु की घनाभ जिसकी विमाएँ 9 × 8 × 5 मीटर और × 2 मीटर है, इनको पिघला करके 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनकी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो करना क्या है, आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, और घन की एक भुजा दिया है 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी संख्या ज्ञात करना, तो इसमें यन मान करके गुणा कर लो कि माना जो है यन घन बनते हैं, इतने पदार्थ को पिघला करके मान लो कि यन गुणे घन का आयतन यानी यन घन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को ये फार्मूला लगाना है स्टूडेंट, फार्मूला आपको ये लगाना है, ध्यान दीजिए। आपको फार्मूला ये लगाना है कि घन का आयतन बराबर यन गुणे घनाभ का आयतन बराबर यन गुणे घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ पर भुजा का मतलब ये मान लिया गया ये क्यूब, तो यन गुणे यन मतलब यन गुणे ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान दिया है LBH का मान 9 × 8 × 2 इसका दिया, तो मैंने लिख लिया इसको। उसके बाद फिर क्या किया, यहाँ पर यन गुणे और घन की जो भुजा है वो 2 मीटर है दिया है, तो 2 का क्यूब कर दिया। उसके बाद फिर यन को छोड़ करके इसको इस तरफ लाएंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 × 8 × 2 और बटे में हो जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है। तो n बराबर अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 4 आ जाएगा, फिर 1 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 × 2 मिला, तो n बराबर 9 × 2 n बराबर 18 आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब 18 घन बनेंगे। अगर जो है इतने लंबाई चौड़ाई वाले घन को हम पिघला करके घनाभ को पिघला करके घन बनाते हैं तो हमारा कितना 18 घन बनेगा, और ऑप्शन नंबर ये में इसका दिया गया है वैल्यू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का नियम आपको पता होना चाहिए कि माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य निकालने से पहले थोड़ा सा यह क्वेश्चन हमारा छूट गया है, इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें कह रहा है एक वृत्त का परिध क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, यानी इसका वृत्त का परिध और उसका क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर हैं। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का मान बताओ। तो वृत्त का परिध बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर हमने एक फार्मूला लगाया प्रश्नानुसार। तो परिध होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। पाई से पाई दोनों तरफ कट गया, आर से एक आर कट गया दोनों तरफ। उसके बाद हमारा आर बराबर 2 आ गया, यानी 2 मीटर। अब चाहे मात्रक कहो चाहे मीटर कहो, बात एक ही है। तो 2 मात्रक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो है पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो माध्य हमको इसका ज्ञात करना है। तो माध्य निकालने का तरीका होता है, पहले आप मध्यमान निकालो, फिर मध्यमान का और बारंबारता का गुणा करो, फिर दोनों को जोड़ो, फिर भाग करो, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह वही प्रश्न है जो कि अभी हमने आपको जस्ट दिखाया है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर बारंबारता मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया, बारंबारता लिख लिया, और मध्यमान कैसे निकाला जाता है। वर्ग अंतराल वाले को जोड़ो, 2 से भाग करो, तो 10 में 2 से भाग करेंगे 5 आएगा। फिर 30 और 10 को जोड़ेंगे, मतलब 20 और 10 को जोड़ेंगे 30 होगा, 2 से भाग करेंगे 15 आएगा। फिर 30 और 20 को जोड़ेंगे 50 होगा, 2 से भाग करेंगे 25 आएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 40 30 70, 2 से भाग करेंगे 35 आएगा। फिर 45 और 50 90, 2 से भाग करेंगे 45 आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20 और 15 25 75, उसके बाद 25 छक्का 150 यानी 150, 35 चौक के 140, फिर उसके बाद 45 सेकंड में 45। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कहा दोनों को जोड़ो तो सिग्मा एफ बराबर, यानी इसको सिग्मा एफ मानेंगे, यानी टोटल योग, सिग्मा का मतलब टोटल योग। तो इसको मैंने जोड़ा तो 20 आ गया, फिर इसको मैंने जोड़ा तो यहाँ पर 430 आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला होता है माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आपका 430 है, सिग्मा एफ का मान यहाँ पर आपका जो है 20 है, यहाँ पर मान रख दिया तो 0 से 0 कैंसिल, 43 में 2 से भाग करेंगे तो 21.5 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। तो कौन से ऑप्शन में हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 17 का आंसर जो है सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का है, इसमें कह रहा है यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य बहुलक क्रमशः 28 और 15 है तो माध्यिका होगा। इसके लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट, कौन सा फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला ये होता है, देखिए जो वैल्यू दिया गया था मैंने उसको लिख लिया, ठीक है, और जो निकालना था उसको लिख लिया। इसके लिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, यानी 3 माध्यिका या माध्यक -2 माध्य होता है। तो यहाँ पर बहुलक 16 दिया गया है और इसको निकालना है तो इसको लिख दिया, फिर 2 गुणे माध्य 28 दिया है, यहाँ पर मैंने लिख लिया, फिर 16 बराबर 3 माध्यिका -28 दूना 56 हो जाएगा, फिर 56 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 16 + 56 यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, बराबर 3 माध्यिका, फिर 3 माध्यिका इधर हमारा गुणे, यानी 3 इधर गुणे में है, माध्यिका में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर माध्यिका बराबर 72/3 हो जाएगा, ठीक है, 72/3 हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, 3 से भाग करेंगे तो 24, 24 3 72 होता है, तो सी ऑप्शन में हमारा दिया गया है। तो सी वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन सा है, तो सी वाले ऑप्शन में हमारा 24 दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग का हल करने पे 24 आया भी है। तो इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को हल करोगे स्टूडेंट। अब उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 है, विकल्प का 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे बड़ी संख्या देख लो, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो यहाँ पर 8 की लाइन में जो है 3 और 5 आता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग विकल्प का लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे, लास्ट प्रश्न हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है आप लोगों से निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मध्यिका वर्ग होगा। इसका मध्यिका वर्ग आपको निकालना है। तो करना क्या है आप लोग को ध्यान दीजिए, मध्यिका वर्ग निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए कैसे आपको निकालना है, वर्ग अंतराल लिख लिया, बारंबारता लिख लिया, यानी इसको लिखा और इसको लिखा, और यार तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए संचयी बारंबारता निकालने का तरीका होता है, इसका तरीका ये होता है कि पहली संख्या लिखो फिर अगली संख्या जोड़ करके लिखो। तो मैंने 4 लिखा, फिर 5 4 9, और 9 और 13 22, 22 और 20 42, फिर 42 और 8 50। तो यहाँ पर पूरा ये संचयी बारंबारता निकल के आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल नंबर हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू इसको जोड़ने पर 50 आएगा, फिर 50 का हम 2 से भाग करेंगे n/2, ठीक है, तो n/2 निकालेंगे तो 25 आएगा, n/2 निकालने पर कितना आएगा, 25 आएगा। अब देखो हमारा ये 25 जो है संचयी बारंबारता के कौन से नंबर में मिलेगा, तो 25 हमारा जो है संचयी बारंबारता के कॉलम नंबर जो है चौथे में मिलेगा। तो यानी कि 25 हमारा इसमें छिपा है, 22 में तो हमको 25 मिलेगा नहीं, हमको 25 मिलेगा 42 में, तो 42 50 में भी मिलेगा, लेकिन हालांकि वो नहीं देखना है, जिस ऊपर से आएंगे, ऊपर से जिसमें हमको मिल गया वही लिख लेंगे, बीच में होना चाहिए। तो बीच में 42 में हमको 25 मिल जाएगा, तो हम उसकी कॉलम में आएंगे तो 30 और 40 हमको मिलता है, ठीक है, 30 और 40 मिलता है, तो इसका 30 और 40 यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट आशा करते हैं आपको सारे विकल्प वाले प्रश्नों का हल मिल चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है स्टूडेंट ये है 30, कितना है हमारा 30 40, तो 30 40 हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे विकल्प वाले प्रश्नों को हमने आपको हल करके दिखा दिया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है खंड बा में, क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हर एक सेट में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, अनिवार्य है इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हल करना। तो चलिए आइए हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इस प्रश्न का हल हम लोग देखते हैं कैसे किस तरह से आपको हल करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग सारी पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले जो चीज आपको इसमें बोला गया है आपको उसका उल्टा मान के चलना है। इसमें आपर में कहा है आपको पर में मान के चलना है, ठीक है। और जब आप इसको पर में मान लेंगे तो इसको आप p बटे q के बराबर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि परमेय संख्या की परिभाषा होता है कि जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है। और q जो है हमारा यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक है और q का मान 0 हमारा नहीं हो सकता है। उसके बाद तिरछा गुणा कराएंगे तो p इज इक्वल हमको √3q मिलेगा और यहाँ पर इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर बराबर यहाँ पर इसका जो है रूट हट जाएगा तो यहाँ पर 3 और q स्क्वायर प्राप्त होगा। फिर 3 को इस तरफ लाएंगे तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए p स्क्वायर जो है ये 3 से विभाज्य हो रहा है, तो अगर यहाँ पर p स्क्वायर 3 से विभाज्य तो खाली p भी 3 से विभाज्य होगा, तो p भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला शर्त प्राप्त होता है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं शर्त नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं शर्त नंबर 1 और उसके बाद अभी हम शर्त नंबर 2 भी मानेंगे। अब यहाँ पर मैं पुनः जो है p बराबर 3m मान के चलता हूँ, ठीक है। और इसको मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समीकरण 1 में जब रख देता हूँ तो हमको मिलेगा 3m का होल स्क्वायर बटे 3 और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, तो 9m स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा बराबर q स्क्वायर। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे q स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे 3 त्रिका 9m स्क्वायर कट जाएगा ये, तो यहाँ पर आपको मिलेगा q बराबर q स्क्वायर। अब q स्क्वायर इज इक्वल इस तरफ आपका बचा 3m स्क्वायर, उसके बाद फिर 3 को इस तरफ लाएंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल q स्क्वायर बाई 3 हमको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब आप फिर देखिए इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ, ठीक है। ये शर्त नंबर हमारा 2 हो चुका है। अब शर्त नंबर 2 से देखिए हमको ये चीज प्राप्त होता है कि यहाँ पर भी हमें वही कंडीशन लागू हो रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पर जो है q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो खाली q भी अगर है तब भी वो 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर इस समीकरण से, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हमें यह चीज पता चलता है कि जो है p और q जो है पूर्णांक होने की वजह से ये p परमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, विभाज्य है, परमेय संख्या हो जाते हैं। लेकिन आपका दूसरे तरफ जो है देखिए दूसरे तरफ आपका जो है इससे ये पता चलता है कि √3 हमारा ये किसी भी कंडीशन में हमको ये विभाज्य नहीं मिल रहा है। तो जब ये नहीं विभाज्य हो रहा है तो इसका मतलब हमारा डायरेक्टली अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारा कल्पना गलत सिद्ध होता है। तो और लास्ट में लिख सकते हैं कि जो है अतः √3 हमारा एक अपरमेय संख्या ही है, हम लोग गलत जो है इसको मान के चलते हैं, ये कल्पना हमारा गलत सिद्ध होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यह क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, पहले के 20 में कह रहा है tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ये 0 से बड़ा है a प्लस बी, ठीक है, 90 और a प्लस बी 90 अंश से बड़ा है, तो ये और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये और b का मान कैसे ज्ञात करोगे आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न को हल करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। ये प्रश्न संख्या पहले का b नंबर है, तो आप इसको कैसे हल करोगे तो ध्यान दीजिए। पहले आप लिख दो a प्लस बी बराबर 1 दिया है तो a प्लस बी बराबर लिखो 1, a प्लस बी बराबर 1 है तो 1 लिख दो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर लिखा है, tan a प्लस बी बराबर 1 है, इसको मैंने लिख लिया। अब उसके बाद फिर ध्यान दीजिए तो tan अब a प्लस बी बराबर स्टूडेंट यहाँ पर ये एक जो है ये हमारा tan 45 अंश का मान है, तो यहाँ पर हम tan 45 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। अब tan से tan हमारा दोनों तरफ कट जाएगा तो हमको मिलेगा a प्लस बी बराबर 45 अंश, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। उसके बाद दूसरा वैल्यू हमारा क्या है, दूसरा वैल्यू हमारा है tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3। तो ये हम लिखते हैं, ये हमारा जो है tan 60 अंश का मान है स्टूडेंट, tan 30 अंश का मान है। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, हमारा जो वैल्यू दिया है पहले उसको लिख देता हूँ, tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3, 1 बटे √3। तो tan a माइनस बी बराबर 1 बटे √3 हमारा tan, हमने क्या कहा, tan 30 अंश का मान है, तो यहाँ पर मैंने लिखा। अब फिर tan से tan दोनों तरफ कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर हमको मिलेगा 30 अंश। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। ये बात आपको पूरा समझ में आ चुका होगा।
अब उसके बाद ध्यान दीजिए क्या करोगे, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 45 अंश है, 45 अंश, और उसके बाद a माइनस बी बराबर आपका 30 अंश है, तो 30 अंश। ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद ध्यान दीजिए आप लोग, एक एक स्टेप पर जब आप ध्यान दोगे तब भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, अन्यथा बीच में आप कोई भी स्टेप अगर भूल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये हमारा माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 2a हो जाएगा, ठीक है। तो 2a बराबर हमारा स्टूडेंट हमको मिलेगा 45 और 30। अब उसके बाद बराबर में इसको जोड़ ही लीजिए 45 और 30, तो ये 40 30 70 5 75 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद a बराबर 2 इधर आएगा तो 75/2 हो जाएगा, फिर इसको भाग करा जाएगा, तो ये बराबर ये आपका 37.5 अंश निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका a का मान ज्ञात हो जाता है, निकल के आ जाता है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस a के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो, आपका b का मान निकल जाएगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस मान को हम जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस बी बराबर 45 अंश। अब यहाँ पर a का मान रख लेते हैं 37.5 प्लस b बराबर 45 अंश। उसके बाद b बराबर यह हो जाएगा 45 माइनस का 37.5, तो b बराबर यहाँ पर इसको घटा दीजिए, तो जब आप 45 में से 37.5 घटाएंगे तो आपका 7.5 निकल के आएगा, 7.5 अंश निकल के आएगा। तो ये हमारा b का मान ज्ञात हो जाता है स्टूडेंट। इस तरह से इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर पहले के b को सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे भी ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोनों घन हैं, इनको दोनों को आपस में जोड़ करके जो है घनाभ बनाया गया। अब इसका भुजा ज्ञात नहीं है, अभी आप ध्यान रखना, इसको अलग से ज्ञात करके फिर बाद में लिख दिया गया है, इतना बात आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर घन का आयतन जो है फार्मूला होता है भुजा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आयतन दिया है, तो आयतन 64 सेमी आपका दिया है, तो 64 a क्यूब बराबर आयतन को लिखते हैं a क्यूब, और a क्यूब बराबर 64 दिया है आपका, तो मैंने लिख लिया। फिर a क्यूब बराबर यहाँ पर 64 को मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो क्यूब क्यूब दोनों तरफ से कट जाएगा, तो ये बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ये हमारा जो है क्या घन की भुजा है, ठीक है। क्या है स्टूडेंट, घन की भुजा है। तो ये हमारा घन की भुजा है, तो घन का भुजा हमारा ये बराबर निकल के आ जाता है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, आप लोग कैसे निकालोगे। तो L देखिए, ये पूरा जो है 4 + 4, मतलब एक घन का भुजा 4 है, फिर दूसरे घन का भुजा 4 है, तो जोड़ने के बाद पूरा लंबाई जो है L बराबर 4 + 4 बराबर 8 हो जाएगा। और उसके बाद B चौड़ाई भी आपका 4 ही है, ऊंचाई भी आपका 4 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर LBH का मान दिया गया है 8 4 4, तो यहाँ पर मैंने रखा 2 × 8, B के जगह L के जगह 8, B के जगह 4 प्लस BH का मान 4 4 है गुड़े HL, तो 4 × 8 हो गया। अब इसको मैं हल करता हूँ, तो 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, फिर इसको जोड़ा गया तो 80 हो गया, 2 का गुणा किया गया तो 160 सेमी क्यूब आंसर निकल के आ जाता है। इसका आयतन, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर सेमी स्क्वायर होता है। तो इस तरह से इसका मान ज्ञात किया जाएगा स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो आपको बताया गया है कि पहले का C है, तो पहले का C नंबर, ठीक है। ध्यान रखना स्टूडेंट, आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा।
फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी मध्यिका कैसे और किस प्रकार से आप लोग ज्ञात करोगे, इसकी मध्यिका पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक अलग तरीके से लिख लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से ज्ञात करेंगे। ये पहले का डी है आपका, ठीक है। ये सब पिछले सेट में मैंने हल कराया था, इसलिए आपको वही हल पूरा दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इससे अंदाज़ा भी लग जाएगा कि ये पिछले साल पूछा भी गया था और इस साल भी यही सारा प्रश्न आया था। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले आपको ये वर्गंतराल वाला वैल्यू लिख देना है, बारंबारता वाली वैल्यू लिख देना है, और फिर इसका संचयी बारंबारता निकालोगे। तो कैसे निकालोगे, 7 लिखोगे, उसके बाद 7 और 12 19, फिर 19 18 37, उसके बाद 37 15 52, फिर 10 और 52 62, फिर 62 और 3 65 हो जाएगा। ये संचयी बारंबारता आपका निकल चुका है। अब उसके बाद फिर इसको पूरा जोड़ेंगे तो n बराबर लिखा जाएगा 65, फिर n/2 करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर 65/2 भाग करेंगे तो 32.5 आएगा। अब ये 32.5 हमारा संचयी बारंबारता में किस संख्या में मिलेगा, तो हमारा 19 में नहीं मिलेगा, 37 में मिल जाएगा हमारा। यानी कि हमारा जो 32.5 ये हमारा 37 में हमको छिपा है, इसमें मिल जाएगा। तो इस कॉलम को मैं इस तरह से घेर देता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं सी एफ मान लेता हूँ, यानी कि 19 हमारा संचयी बारंबारता हो जाएगा और एफ हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है हम एफ बराबर 18 प्राप्त कर लेते हैं और सी एफ बराबर 19 प्राप्त कर लेते हैं स्टूडेंट। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वर्ग अंतराल निकालेंगे जिसको हम एच से लिखते हैं, ठीक है। तो एच बराबर यहाँ पर 20 और 30 इसी कॉलम में लिया जाएगा, ठीक है, 20 और 30। खैर ये अंतर सब में बराबर है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर इनके बीच कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो एच बराबर यहाँ पर 10 लिखा जाएगा। और उसके बाद हम लोग मध्यिका का सूत्र लगा देते हैं। तो मध्यिका का सूत्र होता है L1 प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटे एफ गुणे एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस मान को मैंने लिख लिया। ध्यान दीजिए आप लोग स्टूडेंट, यहाँ पर इस वाले लाइन में इसको एफ मानते हैं और इसके ऊपर सी एफ मानते हैं। तो मध्यिका वाले फार्मूले में रखा L1 का मान 20। अब देखिए ये इसको जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसको L1 और इसको L2 और इनके बीच जो अंतर है उसको एच से लिखते हैं। तो यहाँ पर L1 का मान 20 प्लस n/2 का मान जो है 32.5 आया है, माइनस का सी एफ का मान 19 है, बटे में एफ का मान 18 है, गुणे एच का मान 10 है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 20 प्लस और फिर 32.5 में से 19 को घटाएंगे तो 13.5 गुणे 10 है, तो 10 बटे में 18। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 135 आ जाएगा और बटे में 18 फिर प्लस 20 है। उसके बाद फिर इसका भाग करेंगे 18 से 35 में तो 7.5 आएगा, फिर इसको 20 में जोड़ लिया जाएगा तो 27.5 इसकी मध्यिका निकल के आ जाता है आंसर में, ठीक है। कितना स्टूडेंट मध्यिका निकल के आएगा, 27.5 निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ इस वाले क्वेश्चन को हल करोगे स्टूडेंट। इस तरह से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई को। इसमें कह रहा है बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने एक रेखाखंड बना लिया है और मान लेते हैं कि x अक्ष पर जब कह रहा है कि विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक x, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसको x, 0 मान लिया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, और इस जगह का अनुपात मान लो कि m1 अनुपाते m2 है, ठीक है, m1 अनुपाते m2 है, इस तरह से मान लिया हमने। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र हमारा होता है x, y बराबर, है ना, x, y बराबर हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होता है, कामा उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 होता है। अब इस फार्मूले में हम लोग मान ला करके रखेंगे। तो x, y की जगह पे आपका देखिए इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानेंगे और इसको x, y मान सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ला करके इस मान को रख लीजिए। तो x, 0 ये हो जाएगा x, 0 बराबर में, उसके बाद यहाँ पर अब इनका मान रखो तो m1 m2, इनका तो मान कुछ पता नहीं है तो इसको ऐसे रहने देना आपको। तो m1
m1 और उसके बाद x2 का मान -4 है, तो यहाँ पर -4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप गुणे में जो है -4 लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद प्लस m2 का मान कितना है स्टूडेंट, तो m2 का मान आपको ध्यान देना है, m2 का मान कुछ नहीं है तो इसको भी ऐसे रहने देना है आपको m2, और उसके बाद गुणे में x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 1 है। उसके बाद बटे में m1 प्लस m2 यानी कि m1 प्लस m2, इसको ऐसे रहने देना है आपको। उसके बाद फिर कामा लगाएंगे तो m1 का कुछ भी नहीं पता, ऐसे रहने दो। उसके बाद y2 का मान पता है आपको, तो यहाँ पर y2 का मान आपका स्टूडेंट 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद प्लस में m2 का मान कितना है, m2 का मान भी कुछ नहीं ज्ञात है तो ऐसे रहने दो। उसके बाद गुणे में y1 का मान आपको स्टूडेंट कितना रखना है, -5। उसके बाद बटे में m1 प्लस m2 का मान यानी कि कितना रखना है आपको, m1 प्लस m2 ही रखना है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो x कामा 0 बराबर, ये इसका गुणा करेंगे तो -4m, ठीक। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 4m1 होगा, और उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा m2, उसके बाद बटे में m1 प्लस m2, उसके बाद कामा लगाएंगे, इसको गुणा करके लिखेंगे तो 5m1 लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस में इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 5m2 लिखा जाएगा, ये माइनस का 5m2 हो जाएगा, -5m2। उसके बाद बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा यह। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ में हल कर लेंगे और इसको इसके साथ में हल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो 5m1 ये हो जाएगा आपका 5m1, उसके बाद में माइनस का 5m2 बराबर में स्टूडेंट बटे m1 प्लस m2 है, और उसके बाद बराबर में इसकी क्या 0 है, तो 0 लिखेंगे, इसके नीचे बटाए करके तिरछा गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा इसमें होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें होगा तो 5m1 माइनस का 5m2 बराबर में ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बराबर 0। फिर इसके बाद इसको इस तरफ लाएंगे तो 5m1 बराबर प्लस 5m2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 अंक को अंक की तरफ कर देते हैं, तो m1 बटे m2 ये इधर आएगा बटे में, बराबर में इधर 5 बटे 5 कट जाएगा, तो 1/1 बचेगा। तो यहाँ पर m1 अनुपात m2 बराबर 1/1 निकल के आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर 1/1 निकल के आ गया, तो अनुपात यहाँ पर आपका पता हो गया 1/1 है। अब इस मान को हम लोग इसमें रख के हल कर लेते हैं, तो इसको इसके बराबर हम लोग इसको रख के हल कर लेते हैं। तो अब देखिए मान रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो x का मान देखो कितना है, x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर -4 गुणे अब m1 देखिए, m1 का मान और m2 का मान 1 आया है, तो यहाँ पर 1 + 1 है ना। उसके बाद बटे में स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बटे में 1 + 1 ये हो जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1 मिनट, यहाँ पे तो प्लस है, तो ये हो जाएगा -4 + 1 बटे में 2, 1 1 2 हो जाएगा, तो x बराबर -4 में से 1 निकलेगा तो -3, और उसके बाद बटे में 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पर x का जो निर्देशांक आया वो -3/2, यानी कि ये निर्देशांक जो होगा स्टूडेंट वो -3/2 कामा 0, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप लोग इसको हल कीजिएगा। तो अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे आप लोग। अगले प्रश्न में कहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है।
जिसका 2 कामा माइनस जिसका निर्देशांक जो है 2 कामा माइनस 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 कामा 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जिसके केंद्र का निर्देशांक है, तो यहाँ पर देखिए पहले मैं इसका चित्र बना लेता हूँ, उसके बाद आपको इस प्रश्न को हल करके बताता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर ई, पहले का ई। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं और मान लो इस वृत्त का व्यास ए बी है। इस वृत्त का व्यास स्टूडेंट ए बी है, इसको हमने मान लिया। अब उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर इनके जो निर्देशांक हैं वो दिए गए हैं। ये केंद्र का निर्देशांक आपका है 2 कामा माइनस का 3 और उसके बाद बी का निर्देशांक है 1 कामा 4, 1 कामा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया। यहाँ पर यही निर्देशांक तो है ना, देख लें एक बार। हाँ, 1 कामा 4 है, 1 कामा 4 है। ठीक है, और तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। और इस बिंदु का निर्देशांक जो है मान लीजिए x कामा वाई है। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक मान लो x कामा वाई है, तो आपको इसी बिंदु a का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, बिंदु a का निर्देशांक आपको निकालना है। निर्देशांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका केंद्र वो बना लेते हैं और ये भी है ही, आपको पता है। तो यहाँ पर इस देखिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो सूत्र होता है, ये इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, आप लोग को ध्यान देना है। x कामा वाई बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। अब उसके बाद ध्यान दो कि यहाँ पर करना क्या है आपको। यहाँ पर स्टूडेंट इसको मानना है x1 y1 और इसको मानना है x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पर ये जो है x कामा वाई मानना है, इसको मानना है x कामा वाई। अब इसमें मान रखते हैं, तो x कामा वाई के जगह पर रखेंगे 2 कामा माइनस का 3 और उसके बाद बराबर में x1 प्लस x2। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान आपका x है और उसके बाद प्लस x2 का मान आपका 1 है, बटे में 2 है तो 2, उसके बाद y1 का मान आपका y1 का मान y है, उसके बाद प्लस y2 का मान आपका 4 है, बटे में 2 है तो 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बराबर इसको हल कर लेते हैं, इसके बराबर इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर x प्लस 1 बटे में 2, तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 2 दूनिया 4 हो जाएगा। तो x बराबर इसको इस तरफ लाएंगे तो 4 माइनस 1, तो x बराबर 3 आ जाएगा स्टूडेंट। x का मान 3 आ गया। उसके बाद फिर अब इसको हल कर लेते हैं। तो माइनस का 3 बराबर ये हो जाएगा y प्लस 4 बटे 2, इसका भी तिरछा गुणा करेंगे तो y प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 6, तो y बराबर ये माइनस का 6 इधर आएगा ये, तो ये माइनस का 6 इधर है और ये भी माइनस का 4 हो जाएगा, तो y बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका निर्देशांक जो होगा वो x कामा वाई बराबर 3 कामा माइनस का 10 ये निकल के आ जाता है स्टूडेंट। तो यही इसका निर्देशांक हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा ये आपका 3 कामा माइनस का 10 निकल के आता है। इस तरह से इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करोगे स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। तो फिर अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग का जो अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों पे स्टार लगा हुआ है, इस पर भी, इस पर भी। तो ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में अब नहीं आएगा, क्योंकि स्टार लगा है जिन प्रश्नों पे वो सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम समय नहीं बर्बाद करेंगे हल करके, हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। तो इसमें कह रहा है कॉस थीटा बराबर 4/5 है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग आइए इस मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी है।
दूसरे का डी है, इसमें आपका दिया है कॉस थीटा बराबर 4/5 और आपको कह रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो चलो देखो कैसे ज्ञात करोगे। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज बना लीजिए स्टूडेंट। इसको मान ले ए बी और इसको मान लें सी। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट आधार मान लेते हैं 4 है और कर्ण का मान 5 है, तो लंब का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज ए बी सी में जो है ए बी सी में लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ण का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब निकालना है आपको, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार आपका 4 है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर लीजिएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 5×25 बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस 4×4 = 16। इसको इस तरफ ले आइए तो एल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 हो जाएगा। फिर एल स्क्वायर बराबर 25 में से घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो एल बराबर 3×3 = 9 निकल के आया। यानी लंब का मान स्टूडेंट आपका जो है 3 निकल के आता है। लंब का मान आपका 3 निकल के आता है। तो फिर अब आप इस मान को रख लीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान होता है, यहाँ पर लिख लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर थीटा कोण यहाँ बनी तो लंब आपका ये हो जाएगा। तो लंब आपका 3 है और कर्ण आपका 5 है। गुणे कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 4 है और कर्ण आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। प्लस का टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब 3 है आधार 4 है, तो यहाँ पर 3 बटे आपका 4 हो जाएगा। फिर इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद फिर इसको हम लोग सरल करेंगे स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 4×3 = 12 प्लस 5×25। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस में आपका 3×3 = 9 और 4×4 = 16 हो जाएगा। इस तरह से, इस प्रकार। अब इसके बाद अगर इसका लासा लेते हैं हम लोग तो 25 और 16 का लासा 400 आएगा। उसके बाद फिर इसको हम भाग करके लिखेंगे तो जो आएगा फिर उसका ऊपर गुणा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 192 प्लस में, उसके बाद यहाँ पर भी गुणा करके लिखेंगे तो 225 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिएगा तो 5×2 = 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर में 9×2 = 11 के एक हाथा 1 हो जाएगा। फिर 2×1 = 3 = 4 हो जाएगा। ये 417/400। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे स्टूडेंट। तो चाहे यहीं पर आंसर कर दीजिए या भाग कर दीजिएगा तब भी सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यह प्रश्न हल करोगे स्टूडेंट। आशा करते हैं इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने मान लिख लिया है पूरा जैसा लिखा था। अब इसमें हमें दो चीज़ निकालना पड़ेगा, मध्यमान निकालना पड़ेगा और एफ और एक्स का गुणा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग मध्यमान निकाल लेते हैं। तो मध्यमान कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 10 जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो 5 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 20 10 30 भाग करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 25 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका 35 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 45 आ जाएगा। इस प्रकार से यह निकल के आ जाता है। अब उसके बाद गुणा करके लिखेंगे तो एफ एक्स का 5×6 = 30 हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा 15f। उसके बाद में और इसका गुणा करेंगे तो 5×5 = 30 के 0 हाथ है 3 और उसके बाद 2 और 6×2 = 12 और 3 15 यानी 150 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसका गुणा करेंगे यहाँ पर तो 35 2 तो ये 350 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर
45 का गुणा 5 में कर दीजिएगा स्टूडेंट, तो 45 गुणे 5, तो यहाँ पर आपका ये 225 निकल के आएगा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पूरा जोड़ना है, इसको पूरा जोड़ना है, तो इसको जोड़ना है तो सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ बराबर ये हो जाएगा 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 6 23, तो यहाँ पर ये आपका 23 हो जाएगा, नहीं ये 27 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 6 12, 12 और 10 22 और 5 27, तो यह हो जाएगा 27, और उसके बाद प्लस में यफ है तो यफ लिखा जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 755, उसके बाद प्लस में 15 एफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अब इसमें हम लोग फार्मूला लगा देते हैं माध्य का, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। अब यहाँ पर माध्य जो हमारा इस प्रश्न में दिया गया है, तो माध्य हम लोग देखते हैं कितना दिया गया है, माध्य आपका 25 दिया गया है, तो यहाँ पर 25 मैं लिख लेता हूँ, और इसके बाद इसको रख करके हल करता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, उसके बाद बराबर में इसमें सिग्मा एफ एक्स का मान आपका 755 आया है, प्लस में 15 एफ है तो 15 एफ, उसके बाद बटे में सिग्मा एफ का मान 27, उसके बाद प्लस में एफ है तो एफ लिखा जाएगा। अब इसका हम लोग तिरछा गुणा करेंगे, तो 755, उसके बाद प्लस 15 एफ बराबर में इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो। ठीक है स्टूडेंट, यानी 25 का गुणा अगर आप 27 में करते हैं स्टूडेंट, तो आपका 675 निकल के आएगा, 675, उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा 25 एफ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 एफ। अब उसके बाद हम लोग एफ वाले को एफ की तरफ लाते हैं, तो 755 ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 755 माइनस 675, उसके बाद बराबर इधर है 25 एफ, 25 एफ, उसके बाद माइनस ये इधर आएगा तो 15 एफ हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से घटा देंगे हम लोग स्टूडेंट, यानी कि 755 में से अगर हम घटाते हैं 675 तो हमारा 80 निकल के आएगा, 80 बराबर में, और 25 में से 15 निकालेंगे तो 10 एफ निकल के आएगा। फिर एफ बराबर स्टूडेंट यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो 80 बटे 10, ठीक है, 0 से 0 कट गया, यानी एफ बराबर 8 निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें एफ का मान ज्ञात करना था इस प्रश्न में हम लोग को, तो हम लोगों ने एफ का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसमें देखिए एफ का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, एफ का मान हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न आप लोग हल कर सकते हो स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एफ नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो अगला सवाल हमारा है स्टूडेंट एफ नंबर, देखिए ये हमारा जो है, अब इसमें कह रहा है बहुलक ज्ञात करना है, ये तो आपका ज्ञात ही हो चुका है, बहुलक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इस सारणी को दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, बहुलक वर्ग का सबसे बड़ी संख्या f है, तो f को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको मान लेता हूँ f1, और इसके ऊपर मैं मान लेता हूँ f0, और नीचे हमारा हो जाएगा f2 स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोग बहुलक का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो बहुलक का फार्मूला होता क्या है, बहुलक का फार्मूला होता है स्टूडेंट L1 प्लस में, उसके बाद ब्रैकेट में F1 माइनस का F0, उसके बाद बटे में 2F1 माइनस F2 माइनस F0, और उसके बाद में गुणे में H है तो H लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आपका H का मान नहीं पता है, तो ध्यान दीजिए H बराबर आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो बहुलक वर्ग है 60 से 80, इसी में इसको L1 माना जाता है, इसको L2 माना जाता है। ठीक है, और इनके बीच कितने का अंतर है, तो H बराबर 60 20 80, यानी कि 20 का अंतर है, तो ये आपका H का मान हो जाएगा। अब इसमें हम लोग मान ला करके रखते हैं, तो 60, उसके बाद प्लस में F1 का मान स्टूडेंट 12 है, तो यहाँ पर 12 रख लेता हूँ। उसके बाद माइनस F0 का मान आपका 10 है, तो 10 रख लेता हूँ। उसके बाद बटे 2F1, तो 2 गुणे F1 का मान स्टूडेंट 12 है, तो 12 लिख लेता हूँ।
उसके बाद माइनस का F2 का मान कितना है, तो F2 का मान 6 है, और उसके बाद माइनस F0 का मान 10 है, तो 10 लिख लेता हूँ, गुणे में H का मान आपका 20 है, तो 20 लिख लेता हूँ। फिर इसको हल करेंगे तो 60 प्लस उसके बाद 12 में से 10 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद बटे में 12 दूना 24, उसके बाद माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 16 हो जाएगा, और गुणे में 20 है तो 20 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 60 प्लस में 2/24 में से 16 घटा दीजिए तो 16 4 20 और 4 24 यानी 8 आ जाएगा, गुणे में 20 है तो 20 लिखा जाएगा। अब इसको यहाँ पर चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। 4 दूनैया 8 यानी 2 आ जाएगा, और 4 पंछी 20 यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कट भी जाएगा, तो आपका यहाँ पर 60 प्लस 5 और इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 65 आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए तीसरा है, इस पर स्टार लगा है, तो ये आपकी परीक्षा में तो आपकी बार आएगा नहीं, ये हट चुका है, यह प्रश्न आपको हटा दिया गया है, तो आप इस पर फोकस नहीं करेंगे। अब आपको ये अगला प्रश्न इसका अथवा वाला ध्यान देना है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब इसके हर में 1 घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करोगे स्टूडेंट, ये तीसरा का पहला सवाल है, यानी कि तीसरा ही मान लो, ठीक है, तीसरा का अथवा वाला प्रश्न है। तो मान लो कि कोई भिन्न जो है, माना कोई भिन्न बराबर x/y है, ठीक है। अब यहाँ पर शर्त, प्रथम शर्त जो है क्या है, प्रथम शर्त में स्टूडेंट क्या कहा गया है, प्रथम शर्त में कहा वह भिन्न जो है 1/3 हो जाता है, ठीक है। कब, जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तो अंश ऊपर वाले को कहते हैं और इसको हर कहते हैं, ठीक है। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो अंश में अगर आप 1 जोड़ेंगे यानी कि x + 1/y, तो ये कितना हो जाता है, तो ये स्टूडेंट 1/3 हो जाता है। अब इसका तिरछा गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 3 बराबर y स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद y को इस तरफ लाएंगे तो 3x माइनस का y, और 3 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब उसके बाद द्वितीय शर्त लगाते हैं, द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में कहा गया है कि वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। तो यानी कि अगर हम x/y हर में से 1 घटाएंगे तो यह 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसका तिरछा गुणा करके समीकरण बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर में y - 1 हो जाएगा। फिर y को इस तरफ लाएंगे तो 4x माइनस का y बराबर -1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब समान चिन्ह होता है तो घटाया जाता है, विपरीत चिन्ह होता है तो जोड़ा जाता है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 - 2 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 3x - y बराबर -3, और उसके बाद 4x - y बराबर -1, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर यहाँ पर लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका विपरीत चिन्ह वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 4x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बराबर में यहाँ पर +1 निकल जाएगा तो माइनस का 2, और 2 से 2 माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर 2 निकल के आएगा। x का मान कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। अब इस x के मान को आप एक समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है आपका 3x - y बराबर -3। तो यहाँ पर 3x 3 गुणे x का मान 2 है,
और माइनस का y बराबर माइनस का 3, उसके बाद ये हो जाएगा 6 माइनस का y बराबर माइनस का 3। फिर उसके बाद 6 को इस तरफ ले आएंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका मतलब माइनस का y बराबर ये हो जाएगा आपका, इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 और माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट तो माइनस का y बराबर माइनस का 9 और ये कट जाएगा तो y बराबर 9 निकल के आएगा। तो y का मान आपका 9 आ चुका है, यानी कि y आपका हर था, ठीक है। और x का मान 2 आया है, तो यानी कि x बटे y बराबर 2/9। तो यहाँ पर भिन्न जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 2/9। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो स्टूडेंट। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, जो भी अगला क्वेश्चन हम लोग का है। तो स्टूडेंट अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5√3 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। यही चीज़ आपको सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक मंदिर बना लेते हैं और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब यहाँ पर देखिए इसका फिगर पहले किस तरह से बनेगा, उसके बाद जब आप इसका फिगर बना लोगे तभी ये सवाल हल हो पाएगा। तो ये सवाल बहुत ही आसान है स्टूडेंट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले यह क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा है, पहले यह क्वेश्चन 4 ही नंबर में पूछ लेता था। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कोई 15 मीटर का 15 मीटर ऊंचा कोई मंदिर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इससे सड़क, यहाँ मतलब इस तरफ बीच में सड़क है, ये मान लो बीच में सड़क है और सड़क से इस तरफ जान लो कि यहाँ पर कोई एक ऊंचा भवन है, ठीक है, ऊंचा भवन है स्टूडेंट। और उसके बाद कह रहा है हाँ इसका उन्नयन कोण 30 अंश है। तो उन्नयन कोण मतलब यहाँ से जब वो नीचे से ऊपर देखेगा तो इसका उन्नयन कोण जो है ये 30 अंश निर्धारित होता है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये हमारा 30 अंश निर्धारित होता है। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर प्रश्न में और भी बोला है कि 30 अंश है तथा भवनों के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यानी कि भवन के पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण का मतलब होता है कि जैसे जो है मंदिर की ऊंचाई से जमीन, उसकी जब जमीन मकान की नींव पे देखा जाएगा तो ये होगा, ये इसका मकान का पाद बिंदु हो जाएगा। पाद बिंदु का मतलब जो जमीन की तली होती है। तो यहाँ पर अब हम लोग इस मान को लिख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और इसका कोण बोला गया है कि कितना है, इसका कोण बोला गया है 45 अंश है। तो यहाँ पर मैंने 45 अंश लिख लिया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, तो जब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाते हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पर इसको मान लेता हूँ ABCD ए, और यहाँ पर कुछ भी मान लो स्टूडेंट, अलग अलग मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको AB, और इसको मान लेते हैं C, और इसको मान लेते हैं D, और यहाँ पर मान लेते हैं E। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इधर भी 15 है, इधर भी ये 15 मीटर रहेगा। अब चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लोग पहले जो है देखिए ये 15 मीटर हमारा ज्ञात ही है ना, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें यही त्रिभुज लगाना है। त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में तो देखिए ऊंचाई निकालना है और इसको मान लीजिए लंब, आधार को x मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, तो tan थीटा का संबंध लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। और tan थीटा के जगह पे 30 अंश रखा जाएगा, तो tan 30 अंश बराबर लंब का मान स्टूडेंट आपका कितना है, लंब मान लो इसको h, इसको मान लो h, तो यह लंब जो है h, उसके बाद बटे आधार आपका x है। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, उसके बाद बराबर में h/x,
इसका तिरछा गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x बराबर एच अंडर रूट थ्री, ये निकल के आता है। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इस त्रिभुज ए बी ई में लगा देते हैं, त्रिभुज ए बी ई में हम लोग लगा देते हैं पुनः टेन थीटा। पुनः टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो टेन थीटा के जगह पे इस त्रिभुज में 45 अंश लिखा जाएगा। तो टेन 45 अंश बराबर आपका लंब जो है स्टूडेंट कितना है, कोण के सामने वाला भुजा लंब आपका 15 है, 15 उसके बाद बटे में आधार आपका यक्स है। तो यहाँ पर यक्स हम लोग रख लेते हैं और टेन 45 अंश का मान होता है 1, तो बराबर 15 बटे एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है आपका मान निकल के आएगा बटा 1 करो तिरछा गुणा, तो यक्स बराबर 15 निकल के आएगा। अब इस यक्स के मान को इसमें ला करके रख दो स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब ला करके इसको रखोगे तो यक्स यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना है, x बराबर एच अंडर रूट थ्री। तो x का मान है कितना 15, तो 15 बराबर एच अंडर रूट थ्री। तो h बराबर 15 बट्टे अंडर रूट थ्री निकल के आएगा। तो यहाँ से ये h का मान निकल आ चुका है स्टूडेंट। अब आपको यहाँ पर यही पूरा मान निकालना है। तो BD जो है यही पूरा ऊंचाई है इसका, जो आपसे प्रश्न में कह रहा है ना कि जो है सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई जो है यहाँ पर ये आपका है स्टूडेंट, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई आपका कितना है, BC प्लस CD। तो यहाँ पर लिखा जाएगा BC प्लस CD। तो इसका मान BC का मान कितना है आपका, देखिए BC का मान आपका 15 है, तो ये 15 उसके बाद प्लस CD का मान आपका ये H है, तो CD का मान ये H बराबर जो आया है 15 बटे अंडर रूट थ्री। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं जो है अंडर रूट थ्री से गुणा कर दूं तो फिर हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये जो हमने h का मान रखा है स्टूडेंट, हम चाहें तो इसका यहाँ से सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका परमीकरण कर देते हैं तो रूट थ्री बटे रूट थ्री हो जाएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 रूट थ्री बटे में 3 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यह जब 5 अंडर रूट थ्री आ गया। अब यहाँ पर मैं रख सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको हल करके जो है CD की जगह पे मैं यही रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको काट करके जो है यही रख देता हूँ स्टूडेंट, 5 अंडर रूट थ्री, ठीक है, यही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा 15 प्लस 5 अंडर रूट थ्री बचेगा। अब यहाँ से 5 कामन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 5 या 15 3 प्लस यहाँ पर अंडर रूट थ्री बचेगा। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। इस प्रकार से आप लोग यह प्रश्न हल करोगे स्टूडेंट तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, कहीं भी एक नंबर आपका नहीं कट सकता है। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को हल करोगे। तो इसका दूसरा वाला प्रश्न देखना आप लोग। इसके दूसरे वाले प्रश्न में कह रहा है एक भवन के शीर्ष के से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 अंडर रूट थ्री माइनस 1 मीटर है। तो इसका देखिए मैं फिगर बना देता हूँ पहले, तो ध्यान से पहले आप लोग इसको समझिएगा। यह क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा है, 4 का अथवा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक भवन बना लेता हूँ। ये हमारा एक भवन है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है।
अब उसके बाद ध्यान से समझना आप लोग स्टूडेंट, यहाँ पर इनके पाद का अवनमन कोण जो है कितना कितना है, यह चीज़ कन्फर्म नहीं है। इसको पहले मैं चित्र ड्रा कर लेता हूँ फिर बनाता हूँ। तो इस तरह से इसका फिगर बनेगा। अब देखिए इनका जो है अवनमन, पाद का अवनमन कोण जितना कहा है, तो पहले पाद का अवनमन कोण, तो पहले शीर्ष का उन्नयन कोण, तो शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो इसको 60 अंश बना लेता हूँ। और उसके बाद पाद का अवनमन कोण 40 अंश कहा है, 45 अंश कहा है, तो ये 45 अंश हो जाएगा, 45 अंश, तो ये भी 45 अंश हो जाएगा। अब उसके बाद फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये भी, जब ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाते हैं। अब उसके बाद इसमें प्रश्न में बोला गया है, देखिए ध्यान से, 60 अंश 45 अंश, यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, तो स्तंभ की ऊंचाई जो है ये पूरा 40 मीटर है, ये पूरा जो है आपका 40 मीटर है, तो मैंने इसको 40 मीटर मान लिया। अब इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ए बी, उसके बाद ये सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब स्टूडेंट आपको इस प्रश्न में जो चीज़ कहा है आप उसको कोई भी त्रिभुज लगा के हल कर सकते हो, ठीक है, आसानी से इसको आप लोग हल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। इस प्रश्न को आपके लिए होमवर्क कर देता हूँ, चित्र मैंने बना दिया है, अब आप लोग चाहें तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का फिगर बन गया है तो क्वेश्चन हल करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, आसान होता है। और ये दूरी आप चाहो तो x मान लेना, ठीक है, x मान लीजिएगा, बस आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। तो अब अगला प्रश्न जो हम लोग का है 5वां नंबर, इसमें कह रहा है, देखिए 5वां में आपको 5वां ही सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हल करना है, क्योंकि इस पर स्टार लगा है, तो आपको फालतू समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। आपको जितना एग्जाम में आना है उतना ही हल करना है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के गोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक चित्र बना लेते हैं स्टूडेंट। इसमें कह रहा है कि कोई एक ठोस है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई एक ठोस है, तो कह रहा है यह एक अर्धगोले पर उस शंकु के आकार का है, ठीक है। तो ये कह रहा है इसके ऊपर एक शंकु जो है अध्यारोपित है, इस तरह से। अध्यारोपित का मतलब उस पर रखा हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पर इस पर रख लिया स्टूडेंट। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, तो इसकी सीधा ऊंचाई जो होता है वो h मान लेते हैं और तिर्यक ऊंचाई l होता है। तो इसमें त्रिज्या कह रहा है इसका भी समान है और इसका भी अर्धगोले का भी समान है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर फार्मूला होता है, देखिए प्रश्न में आपसे कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है आधार त्रिज्या समान है यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, हम लोग यही फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर स्टूडेंट आपका क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ। तो इसका हम लोग फार्मूला लगाते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। तो अब यहाँ से देखिए त्रिज्या समान है तो आर आर ही रहेगा और आर आर दोनों तरफ से कट जाएगा और पाई से पाई भी कट जाएगा, तो यहाँ पर एक 2r बचेगा और इस तरफ l बचेगा। अब यहाँ पर देखिए यल का जो फार्मूला होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई,
शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर एल बराबर इस एल की जगह पे ला कर रख दो तो 2r बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो 2r का स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्ग, ठीक है। उसके बाद तो यह हो जाएगा 4r स्क्वायर, और बराबर में इसका रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना आप लोग स्टूडेंट, इस r को इस तरफ लाते हैं तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, और उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर मिलेगा। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर इसके नीचे इसमें चाहे तो मैं गुणा 1 करके लिख सकता हूँ। फिर आर स्क्वायर एच स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो बटे में हो जाएगा बराबर 1/3, इधर आएगा ये भी बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r बटे एच का होल स्क्वायर बराबर 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि जब वर्ग करके हल करूँगा तो फिर यही चीज़ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ, तो r बटे एच बराबर 1/√3। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है त्रिज्या जो है r बराबर 1 आ जाएगा, और ऊंचाई जो है h बराबर करड़ी में 3 यानी √3 आ जाएगा। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप यह प्रश्न हल करोगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लास्ट था। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को हमारे वीडियो से लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, हमारे इस चैनल को, आपको इस वीडियो को 5 लोगों के पास सेंड करके इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर 76 20 12 27 49। तो आपको यहाँ पर जितने भी सेट हल करा दिए गए हैं, ये तीसरा सेट हमारा था, तो तीनों सेट के PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।